नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे दरकता हिमालय हम कितने जिम्मेदार की। विकास के नाम पर जिस तरह से जिंदगी देने वाली इन नदियों और पहाड़ों को बांधा जा रहा है, जिस तरह से इन पहाड़ों में जिनसे लिपटकर ये नदियां मैदान पर उतरती है, इन भागीरथी जटाओं में सेंध लगाकर अनगिनत सुरंगें खोदी जा रही है, उनके खिलाफ कुदरत का गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटने के बाद भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से इन पहाड़ी राज्यों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। यहां तक की स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि वे हालातों पर करीब से नजर रख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि तरक्की के नाम पर इंसानों की इस हरकत को देखते हुए शायद कुदरत ने भी उस इंसान को चुनौती देने की ठान ली है जो घमंडी हो चुका है, जिसे लगता है कि कुदरत के दिन और रात भी उसकी बनाई सरकारों के गुलाम है। मौसम उसके ही अध्यादेशों का पालन करते हैं, पर इस बार अचानक इन नदियों और पहाड़ों ने यह फैसला कर लिया कि वो तरक्की के नाम पर की जा रही इस गैर कानूनी छेड़छाड़ से अपनी जमीन को पाक साफ करेंगे। हिमालय क्षेत्रों में लगातार फट रहे बादल, लैंडस्लाइड से कई अहम और बुनियादी सवाल खड़े होते हुए सवाल उठता है कि मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर हम कितने जिम्मेदार हैं। क्या पहाड़ों पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, सड़कों और सुरंगों के निर्माण की वजह से पहाड़ कमजोर होते जा रहे हैं? सवाल यह भी उठता है कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए किए जा रहे विस्फोटों से क्या कमजोर हो रहे हैं पहाड़? आज इन्हीं कुछ सवालों पर हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। जब कुदरत नाराज होती है, फटते हैं बादल, दरकते हैं पहाड़, खिसक जाती है जमीन, कागजों की तरह बहने लगती हैं कार। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटने के बाद भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से इन पहाड़ी राज्यों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ा है कि वो हालातों पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने सभी तरह की मदद का भरोसा दिया है। हर साल मानसून के समय पहाड़ों के दरकने की खबरें आती रहती हैं। इस साल चमोली में ग्लेशियर के टूटने से हुई तबाही सभी को याद है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिमालय लगातार क्यों दरक रहा है? दरअसल पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, सड़कों, सुरंगों और भवनों के अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण के कारण पहाड़ों पर अब खतरा बढ़ने लगा है। इससे हिमालय की उच्च और मध्यवर्ती पहाड़ों की मुख्य संरचना में तेजी से बदलाव आ रहा है। पहाड़ों की मजबूती की मुख्य सतह यानी मेन सेंट्रल क्रस्ट और मेन बाउंड्री क्रस्ट इन्हीं कारणों से कमजोर पड़ने लगी। इससे संबंधित इलाकों में भूस्खलन, बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भीषण खतरा उत्पन्न हो गया है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि पहाड़ों से छेड़छाड़ नहीं रुकी तो हिमाचल में भूस्खलन की घटनाओं को रोकना बेहद मुश्किल होगा। विस्फोटों से कमजोर हो रहे हैं पहाड़। इंडिया वाटर पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई, वहां पानी को रोकने के लिए बांध भी बनाए गए और पानी को छोड़ने के लिए सुरंगें यानी टनल्स भी बनाई गई। ये सुरंगें बहुत लंबी और चौड़ी होती हैं। ये पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं। इन सुरंगों को बनाने में पहाड़ हिल जाते हैं, यानी भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। बहुत से एक्सपर्ट्स 2010 की बाढ़, 2013 की आपदा और अब 2021 के हादसे को मैन मेड डिजास्टर भी मानते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ में पहाड़ कटाव के लिए 2006 से 2011 के बीच 20,000 किलो से ज्यादा का विस्फोटक और 1.5 लाख से ज्यादा के डेटोनेटरों का इस्तेमाल किया गया था। उत्तराखंड में बिजली परियोजनाओं से क्या कमजोर हो रहे हैं पहाड़? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद
रवि चोपड़ा कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में पेश की थी। इस रिपोर्ट में कमेटी ने बताया था कि 23 जल विद्युत परियोजनाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण के साथ किस हद तक खिलवाड़ हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ तमाम छोटी बड़ी कंपनियों के 60 से ज्यादा बिजली परियोजनाएं चल रही हैं। अकेले 29 पनबिजली योजनाओं से ही करीब 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। यहाँ यूजेवीएनएल के अकेले पहाड़ों की नदियों पर 32 पनबिजली योजनाएं चालू की गई हैं। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड की नदियों पर बिजली परियोजनाओं का जाल फैला हुआ है, जो न सिर्फ नदियों का रुख मोड़ रही है बल्कि पहाड़ों के दामन को लगातार कमजोर कर रही है। नतीजा कभी 2013 तो कभी 2021 की शक्ल में हमारे सामने है। इतना ही नहीं, दर्जन भर से ज्यादा ऐसी बिजली परियोजनाएं तो सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी है। और ये सब कुछ हो रहा है इंसानी तरक्की और विकास के नाम पर। विकास के नाम पर जिस तरह जिंदगी देने वाली इन नदियों और पहाड़ों को बांधा जा रहा है, जिस तरह इन पहाड़ों में जिनसे लिपटकर ये नदियां मैदान पर उतरती हैं, इन भागीरथी जटाओं में सेंध लगाकर अनगिनत सुरंगें खोदी जा रही हैं, उनके खिलाफ कुदरत का ये गुस्सा भी है और चेतावनी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक वीके जोशी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ पर्यावरणविद के सिद्धार्थ भी मौजूद है। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सिद्धार्थ जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या लग रहा है सर, तकनीक के नाम पर, तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं और उसी का नतीजा आज हमारे सामने, फटते बादल, दरकता हिमालय। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही जो प्रभाव है वह है मनुष्य के वृद्धि की संकल्पना से संबंधित है। अब इस पूरे पहलू पर देखिए होता क्या है, जब भी आप पर्वतीय भागों में सड़कें बनाते हैं तो आप सड़कों की ढाल को, पहाड़ों की ढाल को आप तेज कर देते हैं। जो उसकी सामान्य ढाल हुआ करती थी उस ढाल से आप उसे तेज कर देते हैं, तो उस ढाल का टूटना लगभग तय हो जाता है। कारण नंबर एक। दूसरा कि जब इस स्थानों पर आप घर बनाते हैं, ढालों पर घर बनाते हैं, तो घर के जितनी भी दीवारें होती हैं, उनकी जो तह होती हैं, उनके पिलर्स होते हैं, वो अच्छी खासी मात्रा में दबाव डालते हैं। इससे मिट्टी का भड़कना उस जगह पर तय हो जाता है। तीसरा, उस स्थान पर कभी कभी आप ये भी काम करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में लोगों ने किया था, वहां की जितनी भी नौकरशाही है उन्हें बहुत वनों के बारे में जानकारी नहीं होती है, उन्हें पूरे पर्यावरण के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं होती। उन्होंने क्या किया कि वहां पर ओक के जो वृक्ष थे, ओक के वृक्ष को हटाकर उन्होंने पाइन लगा दिया। अब ओक का जो वृक्ष था वो क्या करता था कि मिट्टी को बांध देता था। पाइन के जो वृक्ष है वो मिट्टी को बांधने का काम नहीं करता था, उसके पत्तों का ढेर, पर्ण ढेर उसके अच्छे खासे हो जाते थे। तब क्या हुआ कि जैसे ही अगर पानी की धारा तेज हुई तो उस धारा ने जितना विध्वंस किया वो अकल्पनीय रहा। चौथा पाठ चलाता है कि उस स्थान पर अगर आप जनसंख्या का अगर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या में जितने भी लोग होते हैं, मान लेते हैं कि नीचे अगर आपने पावर प्लांट बनाया तो नीचे के जितने भी घाटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब लोग चले जाते हैं, ऊपर में चले आते हैं। अब ऊपर में सरकार कोई इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तो देती नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर देती है तो ये लोग खुद क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं उस स्थान पर। जब पेड़ों को काट दिया तो वहां से मिट्टी चलनी शुरू हो जाती है। वो मिट्टी तो नीचे चलती है तो साथ साथ में धारा को भी तेज कर देती है, तो तब उस कारण से उस स्थान पर उसका भड़कना भी तय हो जाता है। अब जब सुरंगें हम लोग बनाते हैं तो जाहिर है उस जगह पर ढेर सारे डायनामाइट लगाकर विस्फोट करते हैं, और सड़कें बनाते हैं तब भी यही काम करते हैं। तो जब भी आप विस्फोट करते हैं तो ऐसे पहाड़ों में ढेर सारे दरार होते हैं, यहाँ वहां वो सारी दरारें जो होती हैं वो बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं, और इन दरारों से फिर इनका टूटना तय हो जाता है जी। और एक और बात, इतनी बात हो गई क्योंकि सतह के स्तर पर है। अब क्या हो रहा है कि जब हम लोगों ने जो तापमान बढ़ाया है, तो इस तापमान के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि पहले के जो बादल हुआ करते थे, बादल स्तरीकृत हुआ करते थे। मतलब कि पानी बरसता था, लेकिन पानी कैसा बरसता था, तो बहुत दिनों तक बरसते रहता था, थोड़ी थोड़ी मात्रा हो जाता था। अब क्या हो गया है कि जो हीट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है वो बहुत ही लोकलाइज्ड हो गया है, स्थानीय हो गया है। तो गर्मी जब बढ़ती है तो संवहन बढ़ता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं तो थंडरस्टॉर्म बनता है, एक बादल बनता है, विशालकाय बादल बनता है।
और ये जो विशालकाय बादल होता है, इससे जो बारिश भी होती है वो बारिश भी बहुत अधिक होती है, और इसीलिए क्लाउड बर्स्ट है या वृष्टि प्रस्फोट जिसे कहते हैं हिंदी में, या जो हिंदी में सामान्य रोड साइड की भाषा में कहते हैं कि मेघ फट जाते हैं, बादल फट जाते हैं, वो तो उस तरह की घटना अब अधिक होने लगी है। तो अब जो बारिश का जो प्रतिरूप है, वर्षा का जो प्रतिरूप है, वो ऐसा हो गया है कि वो वर्षा सामान्यतः है बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छी मात्रा में वितरित नहीं होती है, वह बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड संकेंद्रित रूप में होती है और तड़ित झंझा के रूप में होती है, थंडर स्टॉर्म के रूप में होती है वर्षा। और इसीलिए अब वृष्टि प्रस्फोट या क्लाउड बर्स्ट की जो घटना है वो पहले से तेज होने लगी है। ठीक है। अब ये क्लाउड बर्स्ट की अगर घटना होती है उस स्थान पर जहां पर की ढाल पहले से ही गई गुजरी है, हाँ। जहां पर पेड़ों को काट दिया है, तो आप वहां पर क्या कल्पना करेंगे? वहां पर भूस्खलन नहीं होगा तो अब क्या होगा, आप बताइए। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ लखनऊ जीएसआई से पूर्व निदेशक वीके जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। जोशी साहब, आपको क्या कारण समझ में आता है कुदरत के इस क्रोध के पीछे? काफी सारे कारण तो सिद्धार्थ साहब ने एक्सप्लेन कर दिए और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ। जब 1863 में नैनीताल में एक लैंडस्लाइड हुआ चाइना पीक साइड से, उसके बाद 1880 में लैंडस्लाइड हुआ नैनीताल में स्नो व्यू की साइड से, जिसमें कि फ्लैट्स हमारा बन गया नैनीताल में। उसके बाद 1894 में गोहना में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कि पूरा पहाड़ का पहाड़ नदी में आके, बिरही गंगा में आके गिर गया और एक बहुत बड़ा वहाँ पर लेक बन गई और बहुत बड़ा डैम बन गया, जो कि 1 साल के बाद बर्स्ट किया। मगर उस समय एक तो आबादी कम थी, दूसरे में सरकार की तैयारी आपको बताना चाहता हूँ। जब गोहना में लैंडस्लाइड हुआ तो पहले ही एक थॉमस हॉलैंड, एक जीएसआई का जियोलॉजिस्ट था, हाँ। उसने वहाँ जाके सर्वे करके कैलकुलेट करके बता दिया था कि फला तारीख अगले साल ये डैम फटेगा। तो उसके पहले एक वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को पोस्ट कर दिया गया कि अगर ऐसी घटना हुई तो आप वहाँ से फौरन वायरलेस करेंगे। वायरलेस की लाइन बिछाई गई हरिद्वार तक। नतीजा ये हुआ कि घटना होते ही लोगों के पहले ही पूरी आबादी खाली कर दी गई। हरिद्वार, श्रीनगर, सब जगह खाली करवा दिया गया। फिर भी श्रीनगर में एक परिवार के 5 लोग गए अपने घर से कुछ सामान लाने और उसी रात दुर्भाग्यवश ये घटना घटी। तो कहने का तात्पर्य है कि मौतें केवल 5 हुई। ये जरूर है कि नदी के किनारे के घर डूबे। अभी क्या हो गया है कि लोगों ने नदी के रास्ते में, नदियों नालों के रास्ते में और यहाँ तक कि नदी नालों के ऊपर भी घर बना लिए हैं, क्योंकि आबादी जैसा कहा बेशुमार हो गई है। उसके ऊपर कोई रुकावट, कोई रोक नहीं है। सरकारी तंत्र है रोकने के लिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रोक नहीं होती, नक्शे पास कर दिए जाते हैं। तो जब आप पानी के रास्ते में घर बनाएंगे तो क्या होगा? जब पानी अपना रास्ता बनाएगा तो आपके घर को साथ में ले जाएगा, जैसे कि कल धर्मशाला के लैंडस्लाइड में हुआ है। तो ये चीज़ों को देखने के लिए जो लोकल बॉडीज होती हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उनका रोल होता है। उनका क्या रोल है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। क्या विकल्प हो सकते हैं बहुत बड़ी कि विकास भी संभव हो और कुदरत को नाराज भी ना किया जाए? इस पर भी आपसे करेंगे चर्चा। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इन्हीं तमाम कारणों को करेंगे जानने की कोशिश। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है जो पहाड़ कमजोर होते जा रहे हैं। क्या इसके पीछे जिस तरह से विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर हम सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें खोद रहे हैं, बिजली परियोजनाओं के नाम पर क्या कुदरत के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? हम कितने जिम्मेदार हैं? आज इस मसले पर हो रही है चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। वीके जोशी, पूर्व निदेशक है जीएसआई लखनऊ के। इसके अलावा के सिद्धार्थ हमारे साथ पर्यावरणविद, वो भी मौजूद है। सिद्धार्थ साहब, आपके पास आते हुए, विकल्पों की हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि ऐसा क्या विकल्प हो सकता है, किन विकल्पों पर गौर किया जा सकता है कि विकास भी हो जाए और कुदरत को नुकसान भी ना पहुंचे? क्या ये संभव नजर आता है? शिल्पा जी, आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वो वास्तविक रूप में वृद्धि है। विकास होता है तो विकास समन्वित होता है, विकास सतत होता है, सस्टेनेबल होता है, विकास धारणीय होता है। विकास से सिर्फ अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं होता है, विकास है पर्यावरण से संबंधित होता है, लोगों से संबंधित होता है, मानसिकता से होता है। यह विकास नहीं है, वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है। और आर्थिक वृद्धि में सिर्फ एक ही बात देखी जाती है, पैसा,
पैसा और पैसा, जीडीपी, जीडीपी और जीडीपी। अब यहां पर करना क्या है इस स्थान पर कि ये सभी चीजें हो सकती हैं। अब आपको छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में जब तक बांध नहीं बने थे तब तक उसके पहले 15-20 वर्ष पहले वहां पर कुछ कुछ झीलें थी जिनमें की जो पानी की गुणवत्ता थी वो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी थी, मतलब झीलों के पानी को आप पी सकते थे। अब वहां पर क्या किया सरकार ने, ठोक पीट करके वहां पर ढेर सारे 120 से भी अधिक वहां पर डैम बना दिए। सारी नदियां खराब हो गई, सारे झील खराब हो गए, पर्यावरण खराब हो गया। उस स्थान पर कौन सा चीज बुरा नहीं हुआ। अब हर एक जगह की अपनी अपनी विशेषता होती है। अरुणाचल प्रदेश की विशेषता क्या थी, यहाँ पर आप सैलानियों के टूरिज्म डेवलप करते हैं, एडवेंचर टूरिज्म डेवलप करते हैं, ट्रैवलिंग डेवलप करते हैं, क्योंकि इतनी विविध यहाँ पर दृश्य भूमि या लैंडस्केप हुआ करती थी। ठीक, अब वैसे ही चले आते हैं तो मानते हैं उत्तराखंड में एक अलग होगा, हिमाचल प्रदेश में अलग होगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उस स्थान पर क्या लैंड यूज हो सकता है, क्या एक्टिविटी हो सकती है, क्या आर्थिक गतिविधि हो सकती है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसका एक मापदंड बनाना है जी। कुछ हद तक ये किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोनेशन में। अब ये काम आपने कर लिया, तब आपको यह देखना है कि जिस काम को आप लेकर चलते हैं उस स्थान पर, अब जबरदस्ती के उस स्थान पर पावर प्लांट बनाएंगे तो डायनामाइट लगाना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। हाँ। बिना पावर प्लांट, बिना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के भी हम लोग विद्युत जनरेट कर सकते हैं, जब निकाल सकते हैं, और हमारा देश भी चल सकता है और अच्छी तरीके से चल सकता है। पहले भी चला करता था देश, लेकिन अभी हमारी जो मानसिकता है वो औपनिवेशिक हो गई है। हम लोग अपने से कुछ सोचते ही नहीं है। पश्चिमी देशों में जो भी किया उसकी नकल करते हैं बिना जाने सुने कि यह नकल कितना खराब हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दिमागी रूप से गुलाम है हम लोग। अब वैसे स्थानों पर कि आप पर्यावरण के बारे में बात करती हैं तो किसी स्थान पर हॉर्टिकल्चर हो सकता है, किसी स्थान पर वृक्षारोपण हो सकता है। ये सभी चीजें आपको आमदनी देंगी। अब आप कल्पना कीजिए 1947 का एक ब्रिटिश पायलट जो कि हिमालयी क्षेत्र में, वो उत्तराखंड में उसे गिर गया था बेचारा। उन्होंने क्या किया कि उस स्थान पर गायों को, नस्लों को उन्होंने बेहतर किया। माधवाशीष नाम थे, इन्हें पद्मश्री भी मिला था, आपको पता होगा। तो पूरे स्थान पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी कि वहां की गाय कम से कम 20-25 लीटर दूध दिया करती थी। अब इसे अगर किसी को बताया जाए तो इंजेक्शन देंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसके जो आयाम होते हैं, उसके सभी आयाम होते हैं कि आप वृक्षारोपण कीजिए। जोशी जी, आप इस पर क्या मानते हैं, और क्या ये पैसे का लालच है जिस वजह से पहाड़ों पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, सड़क बन रही है, सुरंग बन रही है, या यूं कहा जाए कि टूरिज्म रेवेन्यू के नाम पर ये सब खेल खेला जा रहा है और खामियाजा अल्टीमेटली हमें ही भुगतना पड़ रहा है? फाइनल कमेंट चाहूंगी जोशी जी आपका। नहीं, दोनों ही बात है। आप जो कह रही हैं अपनी जगह पर सही कह रही हैं, सिद्धार्थ साहब भी सही कह रहे हैं, लेकिन आपको इन टोटलिटी इस मामले को देखना है। उसमें अगर आप देखें तो आज के युग में जब अगर मान लीजिए कि ये पावर डेवलपमेंट वहां पर ना हो उत्तराखंड में, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, पहले था, मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ, पहले घर में हम लोग शाम को मिट्टी तेल का केरोसिन का लैंप जलाया करते थे, हमने बचपन में उसी में पढ़ाई की है। तो सारा शहर जो है, मैं अल्मोड़े का रहने वाला हूँ, बिल्कुल अंधेरा भुताया शहर दिखाई देता था। अभी वहाँ की ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी विदेश में आ गए, ऐसा जगमगाता है। तो जो वहाँ का युवा है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो तो कल्पना करते हैं ना, अपने शहर की तुलना करते हैं विदेशों के पहाड़ों के शहरों से। तो वहाँ की जनता डिमांड करती है कि साहब बिजली पैदा होनी चाहिए, बिजली और चाहिए हमको। तो कहाँ से लाएंगे बिजली? तो एक तो हमें बिजली पैदा करने के लिए उपाय सोचने होंगे। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट इन हार्मनी विद नेचर होना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास, ना कि आर्थिक विकास, जैसा कि अभी सिद्धार्थ साहब ने कहा। सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वक्त की थोड़ा कमी है। सिद्धार्थ जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। क्या लगता है कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर विकास को, वृद्धि को आगे बढ़ाया जा सकता है? एक लाइन में जवाब दीजिएगा सर, जल्दी से। सबसे लोगों की मानसिकता को बदलकर परसेप्शन को नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति सम्मान जब आएगा और उन्हें पता चलेगा कि इसके रिपरकशन कितने बुरे हो सकते हैं, तो इसका डेवलपमेंट वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। उन्हें अवेयरनेस भी नहीं है, जागरूकता भी उनके पास में नहीं है। प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके साथ में ही सभी जगह पर डेवलपमेंट के अलग अलग पैराडाइम, सिर्फ एक ही नहीं कि पैसा कमाना है। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिन कारणों पर हमने चर्चा की, जिन विकल्पों पर हमने बात की, उम्मीद है उस पर और ज्यादा गौर किए जाने की आवश्यकता जो नजर आ रही है, ऐसा होना चाहिए। और एक साफ सीधा संदेश ये जाता हुआ कि कुदरत को अगर छेड़ोगे तो कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।